आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो विषय है वो है वाइगॉत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इससे पहले हमने पियाजे पर बात की थी। तो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको एक बेस के रूप में लेते हुए, एक आधार के रूप में लेते हुए वाइगॉत्स्की ने उस पर काम किया है और वाइगॉत्स्की ने कुछ नया ऐड करते हुए अपना बताया है। सोशो कल्चरल थ्योरी जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, तो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स कितना इफ़ेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, उसकी चर्चा इन्होंने अपने सिद्धांत में की है। आइए देखते हैं। वाइगॉत्स्की के बारे में बात करें तो वाइगॉत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका पूरा नाम लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की है। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में हम न्यू आइडियाज कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। तो क्योंकि ये सोशल फैक्टर्स को भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इनका जो समय दिया गया 1896 से 1934, बहुत ही कम समय में ये रहे और इन्होंने अपना जो काम है 37 की ईयर्स की एज तक ये रहे। इनका जो काम था वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर था, बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की और इन्होंने जो मेनली फोकस किया वो सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज और कल्चर पे फोकस किया। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, कि कोई भी बच्चा उसका जो सांस्कृतिक विकास है उसमें कोई भी कार्य है वो दो बार दिखाई देता है। एक बार तो सोशल लेवल पर होता है और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पर होता है। सोशल लेवल मतलब कि कोई भी चीज अगर इस तरह की है जो वो सीख पा रहा है, तो पहले वो लोगों के बीच में है, यानी कि इंटर साइकोलॉजिकल है, और फिर उसके बाद वहां से जो वो सीख रहा है, तो फिर जब वो अपने ऊपर उसको अप्लाई कर रहा है तो वो उसके विद इन द चाइल्ड होती है। इसे इंट्रा साइकोलॉजिकल कहते हैं। इसलिए वाइगॉत्स्की ने जो बात कही कि कोई भी फंक्शन है वो बच्चे के कल्चरल डेवलपमेंट का है, दो बार दिखाई देता है। एक बार सोशल लेवल पे, सामाजिक स्तर पर, और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पे। आगे देखते हैं। इन्होंने जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, हम उन पॉइंट्स पे चर्चा करते हुए चलेंगे। इन्होंने आंतरिकीकरण का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन। इनका कहना ये था कि जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी विकास होता है, वो एनवायरनमेंट से होता है। एनवायरनमेंट में भी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको इन्होंने पर्टिकुलरली लिया और ये कहा कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको देख कर के बच्चा सीखता है। बच्चे के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसके जिन लोगों को वो बिहेव करते हुए देख रहा है अपने घर में, पीयर ग्रुप में, स्कूल में, कहीं पर भी वो देख रहा है, तो वो वहां से सेम वही चीज सीखता है। इसका एक उदाहरण दिया गया है कि जो बच्चा है, लर्निंग हाउ टू स्पीक, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अर्जन है, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि बच्चा अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को बात करते देखता है, उनके शब्दों को सुनता है, ऑब्जर्व करता है और फिर वहीं से ही वो भाषा को इंटरनलाइज करता है, उसको अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है और उसको प्रयोग में लाता है। तो थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन कहती है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने अगर घटित हो रही है, हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के माध्यम से भी हम उसको सीखते हैं। तो इससे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात कही, कंसेप्ट ऑफ ज़ोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ज़ेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में देखिए सबसे नीचे जो है करंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क अनअसिस्टेड। जो बच्चा है वो या तो काम कर लेता है और बिना किसी की मदद के कर लेता है। तो वो वाला पार्ट है ये कि करंट अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है,
और कोई भी काम वो कर सकता है बिना किसी मदद के। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो उसके पहुँच के बाहर होते हैं। अब उस पहुँच के बाहर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर उसे कोई मदद प्रदान करे, तो वो सीख जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस चित्र में, इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। पहला जैसे मैंने आपको बताया, करंट अंडरस्टैंडिंग यानी कैन वर्क असिस्टेड अनअसिस्टेड। तो इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट वास्तविक विकास का स्तर, जो मेरा ऐसा स्तर है जो वास्तविक है, एक्चुअली जो व्यक्ति अपने आप विकसित हो जाता है, अपने आप विकास कर लेता है बिना किसी की मदद के। और दूसरी चीज़ है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर। इसमें जो आप तीसरा वाला देख रहे हैं जहाँ आउट ऑफ रीच लिखा है, वो है आपका संभाव्य विकास का स्तर यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि आप किस पोटेंशियल तक जा सकते हो। एक एक लेवल ऐसा यहाँ पर लिया है जहाँ तक संभावना है आपके विकास के होने की। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि 2 लेवल्स में डिवाइड हो गया। एक वो जो मैं बिना किसी की मदद के कर सकता हूँ, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर, और दूसरा वो जो संभाव्य विकास का स्तर है कि जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। जो मैंने बिना किसी की मदद के कर लिया वो तो ठीक है, वो तो वास्तविक विकास का स्तर ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने अगर जो संभाव्य विकास का स्तर है, उसमें भी मैंने कितना सीखा, कितने लेवल तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को भी हम उस पे बात भी करेंगे। तो अगर कोई सपोर्ट प्रदान किया जाता है, कोई हेल्प दी जाती है और हेल्प के माध्यम से कुछ हद तक आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि जो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसके जो बीच का डिफरेंस है वो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ हमने लिखा भी है ज़ेडपीडी रेफर्स टू द difference between the actual development and the level which a child can attain after guidance। गाइडेंस के बाद जो वो लेवल अचीव कर सकता है, उसका जो लेवल अचीव कर लेगा वो आपका कहलाएगा जेडपीडी। तो इसको और आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और टर्म है मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। मोर इसका अर्थ है अधिक, नॉलेजेबल जिसको जानकारी है, अदर अन्य, कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसको जानकारी है। ऑब्वियसली हमारी टीचिंग के कंसेप्ट में हम देखते हैं हमारा टीचर हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर होता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है और हायर एबिलिटी है लर्नर के कंपैरिजन में, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई-बहन भी हो सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई आपके कोच भी हो सकते हैं, ट्यूटर भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मोर मोर नॉलेजेबल अदर है। जहाँ पे मैंने अभी बात की थी ज़ेडपीडी की, तो ज़ेडपीडी में जो सपोर्ट प्रदान कर रहा है उसमें एमकेओ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एमकेओ ही है जो सपोर्ट प्रदान करेगा। अब वो सपोर्ट अलग-अलग फ़ॉर्म्स में हो सकता है, लेकिन सपोर्ट हमें वहीं से मिलने वाला है। अब हम बात करें स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग को समझते हैं, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे आपने इस तरह से जो ये डंडे लगे हैं, इन्हें हम जो भी सपोर्ट के लिए हम लगाते हैं, बल्लियाँ भी कहा जाता है इसे, जो लेंटर इत्यादि पड़ता है जब, तो वहाँ पे एक सपोर्ट के लिए खड़ी की जाती हैं। तो इसी को आम भाषा में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हम इसे टीचिंग में कैसे प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए कि इसके सपोर्ट से क्या होता है, उसे मदद मिलती है बिल्डिंग को और उसका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा पक्का हो जाता है। जब वो पक्का हो जाता है तो उस सपोर्ट को हम हटा देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि स्कैफोल्डिंग हमेशा नहीं रहती है। वो तब तक रहती है जब तक उसको ज़रूरत होती है। यही चीज़ हमारे टीचिंग में भी है कि कोई बच्चा अगर है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक कि वो सीख नहीं जाता
या जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? इट जनरली रेफर्स टू द सपोर्ट गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, लर्निंग करनी है, तो वहाँ जो सपोर्ट दिया जाता है, वो स्कैफोल्डिंग है। अब ये सपोर्ट किस-किस फॉर्म में हो सकता है? क्लूज़ की फॉर्म में हो सकता है, रिमाइंडर्स हो सकते हैं, कोई एनकरेजमेंट हो सकती है कि हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, उसको छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। हम कोई भी एग्ज़ाम्पल प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मकसद क्या है कि इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है हमें उसे। एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई एक्टिविटी सीखता भी है, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सपोर्ट उसको तब तक ही दिया जाता है जब तक वो करना ना सीख जाए। जब वो करना सीख जाता है तो पीछे हट जाते हैं कि हाँ, अब ये कर लेगा। तो वही चीज़ इस स्कैफोल्डिंग की है। स्कैफोल्डिंग के बाद वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को लेकर के बात की है, वो हम देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो लैंग्वेज है वो सोशल इंटरैक्शन से डेवलप होती है। जैसे अभी हमने पहले वाली स्लाइड में बात भी की थी कि जो हमारी सोशल इंटरैक्शंस हैं, जो बच्चा देख कर के सीखता है, बड़ों को देख कर के सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में अभी हमने थ्योरी ऑफ इंटरनलाइज़ेशन को भी लिया कि अपने आस-पास जो सोशल इंटरैक्शंस हो रहे हैं, वहाँ से वो शब्दों का चयन कर रहा है। बच्चे आजकल टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वहाँ से शब्दों को उठा लेते हैं। बच्चा आपसे ये कहता है कि मुझे पार्क जाना है, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। अब ये जो सेंटेंस है, कॉपी में मिलता है देखने को या फिर कहीं उसने सुना होगा, उसका प्रयोग कर रहा है, उसको पता लग रहा है कि इस शब्द की क्या उपयोगिता है, इस शब्द का क्या अर्थ निकल के आ रहा है। तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज के वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका शब्द भंडार बढ़ता जाता है सोशल इंटरैक्शन से। वाइगोत्स्की जो है वो लैंग्वेज को एक बहुत बड़ा टूल मानते हैं कि जिससे जो व्यक्ति है अपने बाहर कम्युनिकेट कर सकता है प्रॉपर्ली। तो यहाँ जो वाइगोत्स्की है वो लैंग्वेज को एक सोशल इंटरैक्शन का एक सोशल इंटरैक्शन से उत्पन्न हुआ मानते हैं। वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 2 तरह की रोल निभाती है। पहला उन्होंने बात किया कि इट इज़ द मेन मीन्स बाय व्हिच एडल्ट्स ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। जो एडल्ट है हमारे, जो वयस्क है, जो हमसे बड़े हैं, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू ही देते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडाप्टेशन। हम जो कुछ भी हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, हम इंटेलेक्चुअली जो भी सीख रहे हैं, वो सब एक भाषा के माध्यम से ही सीख रहे हैं। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स पर डिस्कशन किया है। उन्होंने कहा सोशल स्पीच। सोशल स्पीच उन्होंने बताया कि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, जो कि हम एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो सोशल स्पीच होता है। ये आपका 2 एज से शुरू हो जाता है, 2 इयर्स की एज से ये शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? ये डायरेक्टेड टुवर्ड द सेल्फ। यहाँ पर बच्चा अपने आप से बात करना शुरू कर देता है। डायरेक्टेड टू द सेल्फ, अपने आप से बात करता है। सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वहाँ भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये प्राइवेट स्पीच है जो प्राइवेटली वो करता है। तो ये 3 साल के बाद ये शुरू हो जाती है। फिर एक है साइलेंट इनर स्पीच। ये जो साइलेंट इनर स्पीच है, ये क्या है कि जो प्राइवेट स्पीच होती है हमारी, जो अभी हमने बात की, फाइनली ये क्या होती है, ये हमारे अंदर तक चली जाती है और डिमिनिशिंग इन ऑडिबिलिटी एज इट टेक्स ऑन अ सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। ये अब अपने आप हम अंदर जो है हमारे अंदर जो विचार आने लगते हैं, जो हमारी इनर स्पीच है, जो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है, हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो एक हमारी खुद से मुलाकात जिसे हम कह सकते हैं, एक इनर स्पीच है, जो कि वैसे तो साइलेंट है, क्योंकि वो हमारी प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट साइलेंट में है, बाहर किसी को नहीं पता चलता, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे
अंदर जो विचारों का बहाव आता है, विचारों का झंझावात उठता है, हम विचार करते हैं और वो हमारी एटीट्यूड बन जाते हैं, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में कुछ टर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो टर्म्स हमारे वाइगॉत्स्की से ही निकल के आ रहे हैं। बेसिकली जो वाइगॉत्स्की है, वो सोशल इंटरैक्शन से जो भी हमारी लैंग्वेज है उसका जो विकास हो रहा है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, तो उनसे जो कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, हम यहाँ वो डिस्कस कर रहे हैं। एक निकल के आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, इसे हम परस्पर शिक्षण कह सकते हैं। ये अंतःक्रियात्मक है। तो परस्पर शिक्षण क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक जो टीचर है वो मतलब यहाँ जो टीचर है वो बच्चों को इस तरह से गाइड करेगा कि वहाँ पर किसी भी, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट को लेकर के वो बच्चों को टेक्स्ट दिया गया। अब बच्चों को कहा गया कि आप इस टेक्स्ट को रीडिंग करिए और फिर आपको इसकी समराइज़ भी करना है, उसमें से क्वेश्चंस भी जनरेट करने हैं, क्लैरिफिकेशन होगा, प्रेडिक्टिंग होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसका एनालिसिस होगा। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग में रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चा है, जो हम ग्रुप बना रहे हैं बच्चों का, छोटा-सा ग्रुप है, एक उनका एक इंटरैक्शन होता है उसमें, उस का टेक्स्ट को लेकर के। उस टेक्स्ट पे वो बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसको अलग-अलग तरीके से समराइज़ करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। तो एक कांसेप्ट क्लैरिटी हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेसिप्रोकल टीचिंग के माध्यम से हो रहा है। फिर दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम इसे कहते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, जैसे इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, सहयोग करते हुए सीखना। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लासरूम है उसको छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट दिया जाता है और कुछ नए कांसेप्ट दिए जाते हैं जिससे बच्चा कोऑपरेट करके सीखता है। अभी जैसे मैंने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की, वहाँ पे भी ग्रुप बन रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग में एक-दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है सीखने में। कोऑपरेट करता है जिससे कि वो कुछ नया कांसेप्ट निकाल सके। कोलैबोरेटिव लर्निंग में मिल-जुल कर के कोलैबोरेशन में काम कर रहा है वो। यहाँ पे ग्रुप्स हैं, 2 से अधिक लोगों के ग्रुप हैं, जिसमें वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, अपना काम पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट्स इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं कि इसमें कोलैबोरेशन में काम होता है, मिल कर के काम किया जाता है, वो काम बाँटा भी जा सकता है। फिर एक कांसेप्ट इसमें आता है पीयर ट्यूटरिंग का। पीयर ट्यूटरिंग क्या है? पीयर ग्रुप से संबंधित है कि पीयर आपस में एक-दूसरे को इसमें समझाने का काम करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जब हम बच्चे को डिस्कस करने के लिए कहते हैं, सपोज़ हमने कोई टेक्स्ट दिया और फिर हमने उसे कहा कि अब आप इस टेक्स्ट को रीड कर लो। फिर हमने उसको बोला कि अब हमने बच्चों के पेयर बना दिए और उन्हें कहा कि नाउ यू डिस्कस अमंग योरसेल्फ। आप एक-दूसरे में डिस्कस करिए, 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चों का ग्रुप हो सकता है, आप उनको डिस्कस करने दीजिए। तो डिस्कस करने से ये जो पीयर ट्यूटरिंग है, वो एक-दूसरे को बता रहे हैं, एक-दूसरे की ट्यूटरिंग कर रहे हैं, तो इससे उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर का जो लेवल है, वो थोड़ा-सा हाई हो सकता है, लेकिन जो पीयर ग्रुप है, उनका लेवल ऑलमोस्ट एक बराबर होता है। तो जो थोड़ा-सा मोर नॉलेजेबल है उनमें से, उन्हीं पीयर ग्रुप में से, वो जानता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिसके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका लेवल क्या है, तो उस लेवल तक जाकर के वो उसके साथ डिस्कस करता है और पीयर ट्यूटरिंग करता है। तो इस तरह से ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन वाइगॉत्स्की के हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की की थ्योरी में क्या डिफरेंसेस हमें सामने दिखाई देते हैं। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात की थी, वो एक्सप्लोरेशन से की थी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है, वो एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करेगा, वो खोज करेगा, खोजबीन से सीखेगा। लेकिन वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये सोशल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल है। लैंग्वेज के माध्यम से सीखता है,
सोशली इंटरैक्ट करता है बच्चा तब वो सीखता है। तो यहाँ पर फिर इनमें थोड़ी ये चीज़ हमें सामने देखने को मिल रही है कि वाइगॉत्स्की का जो बल है वो सोशल फैक्टर्स और लैंग्वेज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जबकि पियाजे जो है एक्सप्लोर करने को मानते हैं कि एक्सप्लोर करने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फिर पियाजे कल्चर और एजुकेशन का कोई रोल स्वीकार नहीं करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जबकि वाइगॉत्स्की जो है वो कल्चर और एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं कि कल्चर हमारी संस्कृति हो या शिक्षा हो, दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पियाजे जो है ये बहुत बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले पियाजे के कांसेप्ट में पियाजे के नज़रिए से पहले थॉट आता है, बाद में लैंग्वेज होती है। यानी उस पियाजे का कहना ये है कि विचार आने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक, क्योंकि बच्चा जो भाषा सीखता है, भाषा ऑब्वियसली शुरू में तो नहीं सीखता इन्फेंसी स्टेज में, तो तब भी तो उसके मस्तिष्क में कोई विचार आते ही होंगे ना। तो वो विचारों का माध्यम अलग है, उस वहाँ माध्यम भाषा नहीं है। तो ऐसा पियाजे का कहना है कि विचार पहले आते हैं, भाषा का विकास बाद में होता है। लेकिन वाइगॉत्स्की ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से ही शुरुआत होती है और लैंग्वेज पहले आती है और उससे स विचार भी तभी आते हैं, क्योंकि विचारों को इन्होंने आधार माना है, भाषा को आधार माना है कि भाषा ही होगी तभी तो विचार आएगा। क्योंकि जो भाषा वो सीखा होगा, तो उसी भाषा में वो सोचेगा, उसी भाषा में विचार आएगा। तो इस तरह से पियाजे और वाइगॉत्स्की की थ्योरी में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज हमने जो बात की वाइगॉत्स्की की थ्योरी पे बात की, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट पे बात की और हमने ये भी देखा इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं और पियाजे की और वाइगॉत्स्की की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है और अ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।